जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सफलता की पहली कड़ी में। आज शुरुआत करते हैं संजय सिंह सर से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सभी साथियों को मेरी ओर से भी एक बार पुनः प्रणाम आप सभी को। जैसा कि संघर्ष की कहानी लिखी है और सफलता कैसे प्राप्त करें, वैसे तो मुझे इनसे सीखना चाहिए और मैं बहुत कुछ सीखता भी इनसे हूं, लेकिन जो इन्होंने सफर व्यतीत किया मैं अभी सभी प्यारे साथियों को सुनाना चाहूंगा और आप ध्यान से इसको सुनना कि कहां तक इन्होंने दरवाजे खटखटाए हैं, आरपीएससी तक चले गए थे, कहां कहां इन्होंने असफलताएं पाई है और किस मुकाम पर आज ये आए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें मार्गदर्शक जो है वो एक अच्छा होना चाहिए। जब तक मार्गदर्शक नहीं होगा, जब तक आपके लिए कोई करने वाला नहीं होगा, तो आप सही रास्ते पर नहीं जा पाओगे। और इनके जीवन में उसका बहुत बड़ा अभाव था। तो जानते हैं संजय सर से, तो शुरुआत करते हैं। सर, आपने पहली जो आरंभिक शिक्षा है, स्नातकोत्तर स्नातक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये कहां से की है? और सबसे पहले आप ये बताइए विद्यार्थियों को कि आपका गांव कहां? नमस्कार सभी को। वैसे मेरा गांव बाड़मेर जिले के शिव तहसील में एक छोटा सा गांव है, धारवी खुर्द गांव है। और मैं पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से ही संबंध रखता हूं। और मेरी जितनी भी स्कूलिंग शिक्षा से लेकर मेरी स्नातक या स्नातकोत्तर की जो परीक्षा हुई है वह सारी है वो सरकारी संस्थाओं से हुई है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो सर, दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपने जीवन में जो आज ये मुकाम पाया है, इसके जो आपके जो मार्गदर्शक रहे, या आपने जो मन में सोचा कि मैं इसको देखकर ये बनना चाहूं, या आपके गांव में कोई पढ़ा लिखा था, या फिर आपने किसी को देखकर ये सपना हासिल किया कि मुझे एक आरएस पद पर जाना है, मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, ये किससे सीखा आपने? मैं सभी साथियों को भी कहना चाहूंगा कि जीवन में मार्गदर्शक होना वो बहुत जरूरी है। अगर उचित मार्गदर्शन अपन को समय पर अगर मिलता है तो हम सफलता है वो बहुत जल्द है वो पा सकते हैं। वैसे मेरे जीवन में है वो इसका है वो लंबे समय तक है वो अभाव रहा। यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, मैंने जब ग्रेजुएशन की तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। सही बात ये सर हकीकत बात है। ये ऐसा है भी, क्योंकि ये जो क्षेत्र आज हम बाड़मेर की बात करते हैं तो राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में आज इसका नाम आता है। तो पहले जो अभाव था शिक्षा का, आज ये वहां से उठ चुका है, एक अलग क्रांति आ चुकी है। हाल ही में अभी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया राजनीति विज्ञान का, वहां पर भी बहुत सारे विद्यार्थी चयनित हुए और उससे पहले कई कलेक्टर बन चुके हैं, यहाँ से आईपीएस बन चुके हैं, और हम आरपीएस एसडीएम बहुत सारी भर्तियों में इनको देख रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो अपने चर्चा का विषय रहा कि गुदड़ी का लाल, जिसने क्या परचम लहराया राजस्थान में, तो शिक्षा के क्षेत्र में अब बहुत आगे आ चुका है। तो आपके जीवन में जो मार्गदर्शक थे वो आपको नहीं मिले, अभाव रहा उनका, तो आपकी जो सहायता किसने की कि आप आगे बढ़े? मैं जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन की शिक्षा हुई तो ग्रेजुएशन के बाद में कई मेरे ऐसे साथी थे जो है वो जैसे जयपुर है, जोधपुर है, वहां पर पढ़ते थे। तो उनके संपर्क में मैं जब आया तो उन्होंने मुझे वो गाइड किया कि आपको है वो अब इसके बाद में ग्रेजुएशन हो गई है और इसके बाद में आपको है वो क्या करना चाहिए, इस तरह की है वो आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये किताबें है वो पढ़नी चाहिए और ये है वो एग्जाम है वो आपको देना चाहिए। वैसे फिर जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो ग्रेजुएशन के बाद में मैंने वो उस समय वो बीएड का भी इतना है वो रुझान नहीं था 2006, 7, 8 में। और फिर मैंने वो एमए किया। एमए है वो मैंने रेगुलर किया जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से। कौन से विषय से किया सर? मैंने इतिहास विषय से किया और इतिहास में है वो मेरी है वो प्रारंभ से ही है वो रुचि रही है। हमारा विषय एक सेम ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है सर आपसे इतिहास, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ और उसी मुकाम पर चल रहा हूँ जिस पर आपने कोशिश की और आप आज इस पद पर आए। मेरा भी वो सपना है। तो मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा कि आप भी अगर जो विषय आपका है उस पर अच्छी पकड़ बनाएं ताकि आपको वो आगे जीवन में काम आएगा। क्योंकि सर ने जो मुकाम हासिल किया, ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि मैं बहुत लेट लगा और मेरे पास अच्छे मार्गदर्शक नहीं थे। आज इसीलिए पहली कहानी आपके लिए लेकर आया हूं सर की, ताकि आप जल्दी से मोटिवेट हो जाएं और आगे बढ़ें। तो सर, आपने पहला एग्जाम अपने जीवन में कब दिया था? आपकी ग्रेजुएशन कब पूरी हुई थी? सर, जब मैं ग्रेजुएशन है वो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई 2004 में। अच्छा, और 2004 में आपकी ग्रेजुएशन हो गई? 2004 में मेरी ग्रेजुएशन होती है और 2006 में मेरी एमए होती है। बिल्कुल, 2006 में आपकी हो गई। इतिहास विषय से है वो मैंने एमए किया। और जैसे ही ग्रेजुएशन होती है तो उसके बाद में मैंने वैसे कई एग्जाम भी दिए
और मैं अगर गिनाऊंगा कि आप मेरे बारे में थोड़ी है वो एक नकारात्मक धारणा बनेगी कि मैं कौन कौन से पेपरों में वो पास नहीं हुआ। सर वैसे देखो अच्छा है, नकारात्मक भावना से हमें उठना चाहिए, क्योंकि जो इंसान वही है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर आपने अपनी असफलताएं बताई है तो आप सफलता तक पहुंचे इसीलिए बताई लेकिन है। उनसे मैं सीखा भी खूब हूँ कि मैं कोई बात नहीं, मैंने वो उसे हार नहीं मानी। मैं वो आप मानोगे नहीं, पीटीईटी के एग्जाम में तक भी है वो मैं हुआ नहीं। इस दौरान है वो मैंने पटवार के एग्जाम भी दिए, ग्राम सेवक के एग्जाम दिए। पहला एग्जाम कौन सा दिया? मैंने एसएससी का है वो एग्जाम दिया था। पहला आपने एसएससी का दिया, उसके बाद एसएससी के बाद में मैंने वो रेलवे के एग्जाम दिए हैं। रेलवे के एग्जाम दिए, फिर रेलवे के बाद में फिर ग्राम सेवक की है वो एक भर्ती निकली थी, ग्राम सेवक का भी दिया। उसके बाद और पटवारी का भी है वो एक बार एग्जाम दिया था। पटवार और इसके बाद में वैसे पीटीईटी के तो मैंने 2-3 एग्जाम है वो दिए थे, लेकिन वो पीटीईटी में भी आप असफल रहे। उसके बाद सर और फिर जैसे ही मेरी एमए हो जाती है और उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे वो बीएड करनी चाहिए। बीएड करनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है कि अगर अपन बीएड कर ले तो हो सकता है कि कहीं जल्दी से है वो कहीं है वो गवर्नमेंट जॉब में, या ये नहीं तो है वो प्राइवेट में, या कहीं ना कहीं है वो अपना है वो गुजारा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने वो ये 2008 में जैसे ही मेरी है वो बीएड पूरी होती है, बीएड के बाद में 2013 में संस्कृत डिपार्टमेंट में एक 1350 पद पर है वो भर्ती निकलती है। वो है वो एग्जाम दिया, लेकिन इसमें भी है वो मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। आपके कुछ हाथ बिल्कुल। देखो आप गिन सकते हो लगभग यहाँ 5 तो इन्होंने पोस्ट लिखी, एसएससी रेलवे के 2-3 एग्जाम दिए होंगे, लगभग 10 एग्जाम में सर असफल रहे हैं। 10 भर्ती परीक्षाओं में असफल होने के बाद इन्होंने पहली ज्वाइनिंग जो आपने की थी वो किस विषय किस सब्जेक्ट से और कौन सी भर्ती में की? फिर 2008 में ये वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती निकलती है। 2008 में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती निकलती है, लेकिन इसका एग्जाम है वो वैसे कुछ कारणवश है वो लेट होता है। 2010 में वो इसका एग्जाम होता है और 2011 में वो इसका रिजल्ट आता है। और सेकंड ग्रेड के सामाजिक पद विषय पर है। सामाजिक विषय से आप 2011 में ज्वाइन करते हो? बिल्कुल। सामाजिक विषय से 2011 में ज्वाइन की। तो सर जो यहाँ से आज आपके नाम के साथ ये व्याख्याता लगता है, व्याख्याता जो है कि फर्स्ट ग्रेड एक आरपीएस का जो मतलब कहते हैं कि सबसे बड़ी पोस्ट मानते हैं, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बाद में आ जाते हैं, लेकिन शिक्षक के लिए एक बहुत अच्छी पोस्ट है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं गजेटेड ऑफिसर बनूं और वह चाहता है कि मेरे भी हस्ताक्षर चले। ठीक है, हर एक व्यक्ति का सपना होता है ये। तो आपने मैंने सुना है कि आरएस के एग्जाम में आप मेंस तक ही नहीं, आप इंटरव्यू तक गए हैं। वो कौन से वर्ष थे जब आपने आरपीएससी के दरवाजे खटखटा दिए थे? बिल्कुल, जैसे ही 2008 में मैं असफल हुआ, तो उस दौरान वैसे अच्छा लगा हो गया था। कई मित्रों से भी है वो मिला, तो उनसे भी है वो कई ऑथेंटिक बुक्स वगैरह वो पढ़ी, तो मुझे भी लगा कि मुझे प्रशासन की ओर है वो जाना चाहिए, रुक करना चाहिए। तो प्रयास मैंने किए और इस प्रयास के दौरान मैंने 2010 से आज तक जितने भी है वो आरएस के एग्जाम हुए हैं उन सभी में है वो मैंने मेंस क्वालिफाई हुआ हूं। और 2010 से लगातार जितने भी हुए सभी में आरएस मेंस दिया है। और इस दौरान मैंने 2012 का है वो इंटरव्यू भी है वो दिया है। अच्छा, 2012 और 13 में है वो मैंने वैसे इंटरव्यू भी दिया है, लेकिन 13 आरएस का इंटरव्यू दिया है। वहां पर यहाँ पर भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं और वो भी आपको कमेंट करेंगे कि सर पूछेंगे आरएस में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो उनके लिए गाइडलाइन अपना एक जो बच्चा होता है कि बीए जैसे कंप्लीट होती है तब उसको पढ़ाई करनी चाहिए, या जब वो बीए फर्स्ट ईयर में चाहे वो बीएससी का हो चाहे वो किसी भी विषय का स्टूडेंट रहा हो तो उसको उसी समय शुरुआत कर देनी चाहिए 12वीं के बाद में आरएस के लिए? बिल्कुल कर देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का या कोई यही चाहता है कि मुझे इस प्रशासन की ओर जाना है तो उसको है वो मैं तो ये मानता हूं कि ग्रेजुएशन के दौरान अगर वो 3 साल अपना है वो अच्छी तरह से तैयारी कर दे तो है वो सफलता है वो बहुत ही जल्दी है वो पा सकता है। बिल्कुल। तो सर एक तो ये बहुत अच्छा लगा, आपने आरपीएससी तक वहां इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो कहते हैं ना कि कद में जरूर मैं थोड़ा सा यहाँ दिख रहा हूँ, लेकिन जो ज्ञान आपके पास है उसमें तो बहुत बोना साबित होता हूँ सर। लेकिन किसी ने कहा है कि सघन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है, अरे आशु अभी विश्राम कहाँ बहुत देर तक चलना है। तो जो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हमेशा पढ़ने का ये मतलब शौक रहता है, किताबें पढ़ता रहता हूँ। आपने भी मुझे कहा कि आप भी एनसीईआरटी किताबें पढ़िए, ठीक है, और उनका अच्छे से अध्ययन कीजिए और जो भी अपने पास किताब है उसको इस प्रकार से पढ़ लें कि कुछ भी
छूटे ना। और जहां तक मैंने पहले शुरुआत जहां तक की, क्योंकि मेरी जो जॉब है राजस्थान पुलिस, तो समय का अभाव बहुत ज्यादा रहता है, 24 घंटे की नौकरी होती है, तो उस दौरान भी मैंने राजस्थान का अध्ययन अच्छे से कर लिया, कला संस्कृति पढ़ ली, भूगोल अच्छे से पढ़ा, फिर भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत आपने भी देखे कि बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया था। लेकिन अभी जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर मुझे प्राचीन भारत में आप मुझे बहुत सहयोग कर रहे हो, आधुनिक भारत की आप गाइडेंस दे रहे हो, तो अभी आगामी जो भर्ती है पटवार और रीट की जो भर्ती है उसके अंदर इसका जो महत्व रहता है भारतीय इतिहास राजस्थान का, तो वो विद्यार्थियों को कितना पढ़ना चाहिए? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं पटवार और रीट जो भर्ती परीक्षा दे रहे हैं उन सभी को है वो अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि शीघ्र ही है वो आप इसके लिए है वो चयन हो। और अब वैसे इतना समय बचा नहीं है कि हम है वो नई तरीके से या नए से है वो कुछ पढ़े। मैं तो सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूंगा, आज तक उन्होंने जो भी पढ़ा है, चाहे किसी गाइड से पढ़ा हो, या किसी बुक से पढ़ा हो, जो कुछ भी पढ़ा है, या उन्होंने जो नोट्स बनाए हैं, अब उन्हीं को है वो दोहराने का समय है। अब बिल्कुल है वो नया आपको है वो कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उनको है वो बार बार दोहराएं। और इस दौरान सबसे बढ़िया आपका है वो प्रैक्टिस सेट हो रहेंगे कि आप पुराने पेपर या उनके समकक्ष जो है वो आजकल है वो मार्केट में बहुत सारे है वो ऐसे जो मॉडल पेपर है वो मिल रहे हैं, तो उनको है वो आप अधिक से अधिक है वो निकालें। और विशेषकर है वो करंट से भी है वो आप लगातार है वो रूबरू होते रहे, तो निश्चित ही है वो सफलता है वो मिलेगी आपको। एक सर जैसा कि बच्चों का ये रहता है कि सर मेरे प्रश्न आ रहा था, नेगेटिव मार्किंग हो गई, जहां तक मेरा ये सोचना है कि बच्चा घबरा जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो एग्जाम से पहले बच्चों को क्या तैयारी रखनी चाहिए, थोड़ा सा उसके लिए उनको बताएं ताकि ये वहां पर पहुंचे। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं कि जो भी अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी हो, जो भी एग्जाम लेती है, क्योंकि कम संख्या में जो भर्तियां निकलती है उनमें लाखों की संख्या में है वो ये फॉर्म भरे जाते हैं, तो मैं तो मानता हूं कि ये आरपीएससी वगैरह जो ये एग्जाम लेती है वो सिलेक्शन के लिए नहीं लेती है, वो है तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को किस तरह से निकालें। तो इसमें आपको है वो नकारात्मक अंकन से है वो बचना होगा, क्योंकि कई है वो कभी है वो हम देखते भी है वो कई अभ्यर्थी हमसे मिलते भी है कि सर ये हमें इतने तक है वो हमें बिल्कुल है वो सेफ थे लेकिन हमने रिस्क ले ली। तो ऐसे मामलों में मुझे ये लगता है कि आपको है वो रिस्क है वो नहीं लेनी चाहिए, नकारात्मक अंकन से आपको बचना है वो चाहिए, क्योंकि ये अगर वो लाइन है आप अगर उसको है वो क्रॉस करने वाले हो कर दिया है, लेकिन अगर आप है वो लालचवश आकर है वो अपने पर है वो कंट्रोल नहीं रख पाए और ज्यादा नकारात्मक अंकन या ऐसे सवाल कर दिए तो आप है वो माइनस भी जा सकते हो। तो थोड़ा सा है वो आपको धैर्य रखना है। एक सर ऐसा होता है कि कई बार विद्यार्थी क्या करता है, प्रश्न उसे आ रहा है, ठीक है, उसमें भी उसको दो विकल्प है जो उसने कभी पढ़े ही नहीं, और फिर वो ऐसा सोचता है कि ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो इसका कारण यही होता है कि वो जो एग्जाम देने आया उससे पहले उसने मॉडल पेपर नहीं निकाले होंगे। बिल्कुल फर्क पड़ता है इसका। भाई आप जितनी ज्यादा घर से तैयारी करके आओगे, जैसे अभी एक कोई घोड़ा है उसको मैदान में लाकर अपने दौड़ा देते हैं और उसको सीधा ही दौड़ाएंगे तो क्या पता वो वैसा रेस में सफलता हासिल ना कर पाए जो उसने प्रैक्टिस पहले नहीं की हो। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ और मैंने कहा भी है कि ये वो अब है वो समय है जो अधिक से अधिक है वो आप है वो मॉडल पेपर को है वो निकाले, पुराने पेपर किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, और अब है वो रिवीजन का समय है और रिवीजन में भी आपको वही टॉपिक देने हैं कि जैसे पुराने पेपरों में आप देखते हो जैसे भारतीय इतिहास से है तो इसमें जैसे प्राचीन से है तो सिंधु घाटी सभ्यता से हो गया या मौर्य काल से हो गया, गुप्त काल से हो गया, ये जो मोटे मोटे जो है यहीं से है वो सवाल उठते हैं। तो हर सब्जेक्ट का है वो आपको उसी तरह से है वो एक बार है वो रिवीजन है वो अच्छी तरह से कर लेना चाहिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि वहीं से है वो सवाल उठने की है वो ज्यादा गुंजाइश रहती है और हम देखते भी है और यही है वो परंपरा भी है वो चल रही है कि वहीं से है वो सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल, प्रत्येक भर्ती परीक्षा में वहीं से सवाल आ रहे हैं, 1857 क्रांति, प्रजामंडल, गुप्त वंश, मौर्य काल, बाबर, हुमायूं, अकबर, इन्हीं से वो प्रश्न ले रहे हैं, जबकि वो सल्तनत काल के जो टॉपिक्स है वहां पर बहुत कम ज्यादा मिलते हैं। तो उसी प्रकार ये बात भी रही। तो सर जैसा आपसे सुना भी है कि आपकी जो तैयारी थी उसमें आपके चाचा जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? कोई विद्यार्थी क्या होता है वो ये कहता है सर मेरे घर में मैं ही कमाने वाला हूँ, मेरे पिताजी थोड़ा सा शराब वगैरह पी रहे हैं या घर में कोई भी ऐसा प्रीवियस ऐसा होता है कि वो कमा नहीं पा रहे हैं, तो सर सारी जिम्मेदारियां मेरे पर भी है। तो कैसा आपको भी उस समय उस दौर से गुजरना पड़ा था कि आपके सामने ऐसी विकट परिस्थितियां आई और फिर भी आप वहां से डगमग नहीं हुए अपने कदमों से और वहीं पर लगातार चलते रहे और आपने जो मुकाम पाया और आगे जो आप इंटरव्यू तक ही क्यों, मैं तो कह रहा हूं कि बार आप सफल भी हो जाओ, अभी तो बहुत समय है, अभी भी आप जा सकते हो, शायद 45 वर्ष तक होता है सर। हाँ बिल्कुल, सेवा में मैं इसके बारे में सर ये कहना चाहूँगा
कि हर किसी की वो परिस्थिति अलग होती है। हाँ। और विद्यार्थी जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करने का वो जुनून रखते हैं, जज्बा होता है उनमें, लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति इस प्रकार की होती है, चाहे वह आर्थिक सबसे बड़ी वो परिस्थिति वो आर्थिक परिस्थिति होती है कि वैसे मैं भी वो इस कंडीशन से वो गुजरा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर उस व्यक्ति में हौसला है, अगर जुनून है और कुछ करने की वो जज्बात वो रखता है, तो ये परिस्थितियां है वो उसके सामने वो नगण्य कहीं ना कहीं है वो ईश्वर भी है वो उसका साथ देता है, भाग्य भी उसका साथ देता है, और कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति अगर ठान ले तो उसका है वो रास्ता निकल सकता है। वैसे मेरी सफलता में ये वैसे इस तरह की जो समस्या में इसमें मेरे चाचा जी का है वो बड़ा योगदान रहा, और जो कुछ भी हूँ मैं उनके पीछे ही हूँ। बहुत बहुत बढ़िया लगा सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको यहाँ तक पहुंचाया, और इसी कारण आज अपना मिलना भी हो रहा है और विद्यार्थी भी आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो और बाकी तो यहाँ पर जो बात है नकारात्मकता से बचे। बच्चों में कई बार क्या है, थोड़ी सी ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है कि सर मेरा चयन नहीं होगा, मुझे किसी ने ये कह दिया, कहीं पेपर बिक रहा है, ऐसी धारणाएं बहुत लोग अभ्यर्थी फैलाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की है वो नकारात्मकता से है वो आपको बचना है। मतलब अगर इस प्रकार की अफवाह चलती है और ये मार्केट में आती है और हम भी देखते हैं और कई लोग हमसे भी संपर्क करते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात चल रही है, पेपर चल रहा है और किस तरह से है वो आप क्या सलाह देते हैं, तो मैं सभी को इस प्रकार की सलाह देना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की है वो जो इस प्रकार की है वो किसी भी अफवाह में है वो आपका ध्यान नहीं है वो जाना चाहिए। और यहां तक कि जैसे नकारात्मकता के बारे में है तो आपका है वो मैं तो ये मानता हूं कि एग्जाम से एक दिन पहले या एक रात पहले है वो आपको किसी भी प्रकार का है वो स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, आपको मस्त होकर है वो एग्जाम देना है। आराम से बिल्कुल डॉक्यूमेंट तैयार पहले ही कर लेने हैं, बिल्कुल आराम से घबराए नहीं, तनाव ना ले, क्योंकि जिंदगी है, सर ने भी 10 असफलताएं देखी है और फिर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप भी पहुंच सकते और हो। जल्दबाजी में भी है वो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सवाल को है वो अच्छी तरह से बिल्कुल एकाग्र उस समय है वो अपना माइंड है वो उस पेपर के पास में ही होना चाहिए, कहीं पर भी है वो किसी भी प्रकार का है वो भटकाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी कर लेते हैं और सवाल क्या पूछा जा रहा है और उसको हम किस तरह से लेते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं तो फिर कहते हैं कि ये हो गया, तो होने के बाद में कुछ नहीं होता है। तो आप बिल्कुल है वो तनाव रहित होकर है वो ये एग्जाम दें, और ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि आपको वही सब जो सवाल आ रहे हैं वही करें, और उनमें भी अगर आपको यह लगता है कुछ ऐसे सवाल होते हैं और हर किसी को नहीं आते हैं, ऐसे है वो हर पेपर में होते हैं जो मेरिट तय करते हैं, तो उनको आपको है वो किसी भी प्रकार से छेड़ना भी नहीं है, वो मेरिट तय करने वाले सवाल है। बिल्कुल एक आपने एक बार कहा भी है कि कई बार धारणा ये रहती है, कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी मैं 8 घंटा पढ़े, मैं 12 घंटा पढ़े, वो दिखावा जो होता है उससे बचने के लिए भी आप थोड़ा सा इनको कहें ताकि वो तैयारी में इनके लिए कारगर साबित हो। बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा इस बारे में कि हमें तैयारी तो करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो हमें देना चाहिए। एग्जाम अब करीब है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन है वो दिखावे से बचना चाहिए। दिखावा इस तरह से कि अब अपन दिखावा कर रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं कि भाई पूरे दिन है वो किताब लिए हुए बैठे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं और उसको है वो जब पूछते हैं या उसका है वो सही तरह से अपन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि यह वो माता पिता के साथ में और अपने साथ में तो सबसे बड़ा धोखा ही है। और सोशल मीडिया का भी सहारा उतना ही लेना है, जो टॉपिक आपको नहीं आता सिर्फ उसी को देखना है। बार बार आप अपने पास सोना बाबू या व्हाट्सएप या जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जो भी जीना चाहते हो दोस्तों, उसके अंदर एक बार आप अपने संघर्ष की जो कड़ी में आपको मैं यहाँ पे कुछ बताने के लिए ये आया था कि जो 2020 घटा है, आपने यहाँ देखा होगा कि बहुत से ऐसे अध्यापक थे जो प्राइवेट संस्थानों में कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़ा रहे थे, आज उनको भी ये सबक मिल गया कि सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, और सर भी निःशुल्क मार्गदर्शन देते रहते हैं। और इसीलिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय आप लोगों के लिए दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई, उस गांव में कोई भी स्नातक तक भी नहीं पढ़ पाया था और पहले उस गांव के छात्र रहे जो कि इतनी बड़ी पढ़ाई की उन्होंने और उसके बाद में वहां से व्याख्याता बने। अब तो चलो समय बदल चुका है, वो बात और थी, और कहां तक पहुंचे हैं ये भी उन्होंने बताया है। तो यह आपको घबराना नहीं है, आपको सीखना है, क्योंकि एक मोटिवेटर जो होता है उसका कार्य यही होता है कि जो बच्चा निराश हो रखा है उसको अंदर ऐसा जोश और जुनून भर दे कि वो रुके ही नहीं, वो ऐसी रफ्तार पकड़ ले कि उसको फिर पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक अपने को छोड़ना नहीं है। किताबों का आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कीजिए, कितने घंटे पढ़ाई करते हो और कितना घंटे आप देखते हो। एक तो कमरे में घड़ी हटा दो, क्योंकि सर कहा गया है कि जब तक कमरे में घड़ी है तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब।
मतलब है, ठीक है। क्योंकि जीवन में हर चीज आपके लिए कीमती होती है। बंद बड़ी घड़ी जो है वो भी जीवन में एक दिन के अंदर 2 बार तो सही समय बताती है। वो पूरे दिन बंद है लेकिन वो भी समय सही बताती है, ठीक है। इसी कारण आप लोगों का है कि आप अपने आप के अंदर सोचिए कि मुझे कुछ करना है। जो आपका लक्ष्य है उसको आपके सामने रखिए और उसको रोजाना पढ़िए। मम्मी पापा उनको कह दीजिए कि जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। और भी कुछ जो बातें हैं वो संजय सर आपको कहेंगे। नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पटवारी रेट वालों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। नेक्स्ट कड़ी में भी अपने जुड़ेंगे तो संजय जी अपने अंतिम शब्दों के साथ आपको जोड़ते हैं और बात करते हैं। बिल्कुल, मैं सभी अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूंगा कि खुल जाएंगे सभी बंद दरवाजे, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब मिलेगा तुझे, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। अब देखिए इसी तरह से है वो आप अपने मंजिल की ओर है वो अड़े रहे। और मैं सभी को है वो अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि 2021 में है वो जो भी है वो संघर्षशील है उन सभी का है वह सिलेक्शन हो। तो सभी को है वो पुनः नमस्कार और अग्रिम शुभकामनाएं।